हेलो एवरीवन। अभी तक हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर लेटेंट हीट के बारे में हमने पढ़ा था और लेटेंट हीट भी हमने समझ लिया था। लेटेंट हीट होता क्या है कि जो भी मेल्टिंग पॉइंट है किसी सॉलिड का, उस मेल्टिंग पॉइंट पे अगर वो सॉलिड 1 kg लिया जाए और उसको जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितना भी हीट देने की ज़रूरत पड़ रही है पूरा का पूरा उसको मेल्ट करने के लिए, उसी को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव इवन फास्टर। देन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगिन्स टू बॉयल एंड चेंजेस इनटू गैस और वेपर। ठीक है। कह रहा है कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये फिर से वही वाली बात आई कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर मेल्टिंग हो सकती है तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इवेपोरेशन भी हो सकता है। एक एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है लिक्विड कैन बी चेंज्ड इनटू गैस और वेपर फॉर्म। ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन। व्हेन अ लिक्विड बॉयल्स द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। तो बॉइलिंग जो है वो एक पार्टिकल का फिनोमिनन नहीं है, कई सारे पार्टिकल्स का फिनोमिनन। बल्क बल्क मतलब ढेर सारे पार्टिकल्स एक साथ जो है बॉइलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है उसको बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और एट सम पॉइंट अगर कोई भी लिक्विड गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है या फिर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा। तो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया मतलब वो जो है गैस से लिक्विड से गैस फेज में वो ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो है टर्म ही बहुत क्लियर है। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है उसी पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहला तो पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसेस या फिर आइसेस और वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे ये चेंज होने लगेगा, इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट तुरंत के तुरंत पूरा का पूरा इवेपोरेट नहीं हो जाएगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। और पूरा का पूरा 1 kg वाटर को वो 1 kg वाटर का तो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम एक बार क्लियर कर लेते हैं वापस से केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन। तो मैंने बोला था कि x°C इज इक्वल टू 273 प्लस x केल्विन। ठीक है। 273 प्लस x केल्विन। तो अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो 273 प्लस 100 केल्विन हो जाएगा, तो मतलब 373 केल्विन होता है। वैसे देखा है तो एग्जैक्टली 273 नहीं होता है, 273.15 होता है। ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा जनरल में अगर हम लेना चाहते हैं तो 273 ही लेंगे। पॉइंट के बाद का हम अभी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। जब हम हायर क्लासेस में आएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हम प्रिसाइज में पढ़ेंगे। अब आगे कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हमने पढ़ा था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में हमने 1 kg सॉलिड कंसिडर किया था और वो किस टेम्परेचर पे हम कंसिडर कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट पे। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को किस पॉइंट पे हम कंसिडर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर किसी भी लिक्विड को ले गए और उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, हम एक्सटर्नल प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, जो भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो प्रेशर उसके ऊपर पड़ रहा है, और उस पॉइंट पे द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज इट इनटू गैसियस फॉर्म। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर नहीं आया तो फिर से वापस से बोल दे रहा हूँ कि मतलब अगर 1 kg मैं लिक्विड ले लूँ, 1 लीटर लिक्विड ले लूँ, ठीक है,
1 kg लिक्विड ऐसे, उसकी जगह पे मैं कुछ और कंसिडर कर लूँ, 1 kg, हाँ 1 kg या फिर 1 लीटर भी ले सकते हैं। तो अगर 1 लीटर मैंने लिक्विड ले लिया, और ख़ास करके वाटर, और उसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने पहुंचा दिया, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद पूरे के पूरे 1 लीटर पानी को गैस फॉर्म में चेंज होने में जितना एनर्जी खर्च हो रहा है, उस एनर्जी को क्या बोल रहे हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो आई होप इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको इतने में समझना होगा, और आई होप, मुझे लगता है कि क्लियर आपने कर भी लिया होगा। तो ये एक अगर आपको लैब वगैरह मिला तो लैब में इस तरह का एक थर्मामीटर होता है जिसको मैं हैंग कर सकता हूँ। ये इसमें ये पूरा सेटअप होता है, सेटअप में हैंग करता हूँ मैं, और ये बीकर है, ठीक है। बीकर में ये पानी के ऊपर ये थर्मामीटर लगाया क्यों है? ताकि ये टेम्परेचर चेक कर सके कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, क्या उसके बाद भी टेम्परेचर राइज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, टेम्परेचर राइज़ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इसके बारे में आप सोचोगे फिर मुझे बताओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। तो देखो, ये चीज़ हमने क्लियर पहले से करी भी हुई है, उसी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि देखो, सॉलिड जब नॉर्मल टेम्परेचर में था या फिर कोल्ड था, तो इसके जो पार्टिकल्स थे एक दूसरे के आसपास हैं, और वाइब्रेशन जो है वो इतना कम है कि वो उसका जो पोजीशन है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा, उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। और जैसे ही वो हॉट हो रहा है, देखो पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ गया और उनके बीच में वाइब्रेशंस बढ़ गए। अब जो है, अगर इसको फर्दर हॉट किया जाएगा तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि इनके बीच में गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था, जिस फोर्स की वजह से ये जुड़े हुए थे, इनके बीच में जो बंधन था, ये जो एक दूसरे को पकड़े हुए थे, अगर मान लो हाथ से पकड़े हुए हों तो इनका हाथ छूट जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि इनके बीच में जो है तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इनके बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। अब कोई भी दो आदमी के बीच में अगर टेंशन बढ़ेगा तो वो दोनों साथ में तो नहीं रह सकते ना, फिर उसके बाद उनमें जो है लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो वो गुस्सा हो गए, एक दूसरे से बात करना बंद कर देंगे, एक दूसरे से अपना रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। तो यही होता होगा सॉलिड्स में भी, ठीक है। अब ऐसे ही लिक्विड में भी दिखाया हुआ है। लिक्विड भी जब कोल्ड थे, देखो सॉलिड में सारा एक प्रॉपर वे में अलाइंड है सारे पार्टिकल्स, लेकिन लिक्विड में सारा कुछ रैंडमाइज्ड है। तो इससे हमें पता कर चल सकता है कि सॉलिड में और लिक्विड में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में और सॉलिड मॉलिक्यूल्स के आपस में किस में ज़्यादा फोर्स लगता है, एक दूसरे को कौन ज़्यादा तेज़ी से जकड़ के रखते हैं, और क्यों जकड़ के रखते हैं। कोई भी डिसिप्लिन में रहेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो भी बिल्कुल रैंडम रहेगा, जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो उसको आसानी से जो है लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो लिक्विड इसीलिए इन्फ्लुएंस हो जाता है, उसको ग्लास में डाल दो तो वो ग्लास का फॉर्म ले लेता है, उसको जो है बोल में डाल दो तो बोल का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। अब लिक्विड को जैसे ही हॉट किया गया तो लिक्विड भी जो है ऐसे ही जो है एक दूसरे से, जो है लिक्विड के जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे से वापस से तनाव में हो गए, टेंशन में हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी जो है रैंडम बिल्कुल हो गए, ऑलरेडी रैंडम थे, अब और ज़्यादा रैंडमनेस इनके बीच में बढ़ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सब्लिमेशन के बारे में कह रहा है, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, तो इसको याद रखना है। सब्लिमेशन क्या होता है कि जैसे अभी तक हमने देखा था कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा था, या फिर लिक्विड से गैस फॉर्म में चेंज हो रहा था, या फिर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा था, और या फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा था। लेकिन एक ऐसा भी प्रोसेस जहाँ पे सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, या फिर वाइस वर्सा। तो इसके लिए मैं वो वाला एरो यूज़ कर सकता हूँ ना। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं जो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन दोनों को बोलेंगे, अगर सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है डायरेक्टली, इसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे, या फिर गैस टू सॉलिड में चेंज हो रहा है तो इसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। क्लियर है? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर, कैम्फर को जब जलाते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने से पहले ही वो उड़ जाता है, वो हवा बन के वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बारे में कह रहा है, इफ़ सॉलिड कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है, याद रखना है, NH4Cl, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड इज हीटेड, इट चेंजेस इनटू वेपर
अगर अमोनियम क्लोराइड को या फिर कपूर को अगर आप जलाते हो तो ये डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज नहीं होता। इफ़ द वेपर्स आर कूल्ड इट चेंजेस इनटू सॉलिड अगेन। तो अगर मैं कपूर को जला रहा हूँ तो कपूर का जो धुआं था वो धुआं सारा का सारा धुआं मैंने कैप्चर कर लिया और उसको वापस से ठंडा किया तो वापस से मुझे कपूर मिलेगा। वो लिक्विड स्टेट में कभी पहुँचता ही नहीं है। तो उसके लिए एक ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, एक बोल लिया है, ये मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ बोल होता है जो लैब में यूज़ होता है, उसको बोलते हैं चाइना डिश। ठीक है, चाइना डिश, नीचे बर्नर होता है, बर्नर वही लैम्प जैसा ही कुछ होता है। उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया है बोल में, चाइना डिश में। उसके बाद उसमें एक वो था, फनल था। फनल मतलब कुप्पी को जो है उल्टा जो है इसमें लगा दिया उल्टा करके। उसके कुप्पी का जो छोटा वाला पार्ट था, जो छोटा वाला ओपनिंग था, यहाँ पे मैंने कॉटन लगा दिया। ठीक है, कॉटन इसलिए लगा दिया ताकि जो भी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था वो सारा का सारा वहीं पे ट्रैप हो जाए, वो बाहर ना निकले। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, जब इसको जलाया जाएगा, जब बर्नर को ऑन किया जाएगा और जो है अमोनियम क्लोराइड को जलाया जाएगा, या फिर अमोनियम क्लोराइड की जगह पे मैं कैम्फर भी यूज़ कर सकता था, तो अमोनियम क्लोराइड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो है यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे जो ये ओपनिंग थी, ये शॉर्ट ओपनिंग थी, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है। फिर वापस से वो जैसे ही धीरे धीरे ठंडा होने लगता है वैसे वापस आके यहाँ पे ये साइड में आके इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे लग जाता है। यही होता है अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। ठीक है, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। जैसे हमने पहले जब एक्सपेरिमेंट करने से पहले जो कंडीशन थी अमोनियम क्लोराइड की, जिस फॉर्म में था उस फॉर्म में वापस से हमें मिल जाता है। हो सकता है इसका शेप वगैरह डिफॉर्म हो गया होगा, लेकिन हम सेम स्टेट में वापस से पाते हैं और बिना कोई भी नुकसान हुए, क्योंकि हमने उसका एक भी अगर वेपर का एक भी पार्ट अगर मैंने बाहर नहीं निकलने दिया होगा तो सारा का सारा नीचे वापस से हमें मिल जाएगा। उसका हम वेट भी कर सकते हैं तो भी हमें सेम वेट मिलेगा। क्लियर है। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, इसके बारे में कह रहा है व्हेन प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो एक तो हम गैस को कैसे चेंज कर रहे थे लिक्विड में, खास करके अगर वाटर वेपर को देखा है तो उसको हमने सिंपली क्या किया था कि उसको थोड़ा सा कूल होने दिया था। जैसे कूल होने दिया वो वापस से अब लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन हमें पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। उस गैप को अगर हमने कम कर दिया और लिक्विड में जैसे गैप रह जाता है, किसी लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो गैप रह जाता है, अगर उस तरीके का गैप मैंने क्रिएट कर दिया, पहले जो गैप था उस गैप को कम करते करते इतना इस कंडीशन में लेता है कि वो लिक्विड में जैसे गैप होता है उस तरह से उस गैस में भी गैप हो गया हो, तो वो गैस जो है लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो वी कैन लिक्विफाई गैसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। देखो दो रिड्यूसिंग द टेम्परेचर तो हमें पता था कि अगर हमने वेपर जिस फॉर्म में था, वेपर जो गैसेस फॉर्म में था, वो जिस भी जगह पे था उस जगह का मैंने टेम्परेचर अगर डाउन कर दिया होता तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया होता। और दूसरा तरीका क्या है कि वो जो गैस वेपर्स थे ना, उन वेपर्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मैंने लगा दिया होता कि उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास आ जाते, और जैसे ही एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं तो क्या होता कि उनके बीच में जो है गैप जो था वो बहुत कम हो जाता और वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते। तो दो तरीका अभी तक हमने देखा कि इस दो तरीके से हम गैसियस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं किसी भी मैटर को। हर मैटर को नहीं कर सकते, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसमें एक्सेप्शंस भी आ सकते हैं। कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके क्या कहते हैं, कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकता है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं। तो ड्राई आइस किसको बोलते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अगर वो ऑब्वियसली इस कंप्रेस्ड फॉर्म में ही होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को मैं सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूँ तो वो कंप्रेस्ड ही होगा। ठीक है, तो कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस इट चेंजेस इन डायरेक्टली टू गैस विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या सब्लिमेशन हमने देखो पढ़ा था, है ना।
तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड जो कंप्रेस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें भी सब्लिमेशन आप देख सकते हो। क्लियर है, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में कभी कन्वर्ट होता ही नहीं है। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे ये एक पिस्टन है, जैसे आपने इंजेक्शन वगैरह देखा होगा, इंजेक्शन में पिस्टन होता है, पिस्टन को नीचे की तरफ ऐसे पुश किया जाता है और ये पुश होता चला जाता है। तो वही देखो, इसको पिस्टन को पुश किया है और इसके बीच में जो गैस के पार्टिकल्स थे, वो गैस के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के आसपास आ गए, एक दूसरे के आसपास आ गए। तो अब देख रहे हो कि इनके जो पार्टिकल्स थे वो अब चेंज हो रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन लिक्विड में अगर मैं ऐसे ही कंप्रेशन करूं तो लिक्विड में ऑलरेडी बहुत कम गैप होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं कर सकता। देखो इस केस में भी प्रेस जो किया है वो बहुत थोड़ा सा ही प्रेस कर पाया है। और गैसियस स्टेट वाला जो था, गैस में हमने बहुत ही ज़्यादा हमने प्रेस कर दिया था, बहुत ज़्यादा हम प्रेस कर पा रहे थे, लेकिन लिक्विड में हम इतना ज़्यादा प्रेस नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।